नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र तक्षशिला, उसके पाठ्यक्रम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो तक्षशिला ज्ञान का विराट पाठ्यक्रम श्रृंखला से है, और आज का मकसद ये है कि वहां आखिर पढ़ाया क्या जाता था, कैसे पढ़ाया जाता था। क्योंकि ये सिर्फ कोई मठ या गुरुकुल नहीं था जहां सिर्फ धार्मिक बातें हों। ये तो ज्ञान का एक अद्भुत, एक विशाल संसार था। तो चलिए इसी में थोड़ी गहराई तक उतरते हैं। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात मुझे लगता है ये है कि तक्षशिला का पाठ्यक्रम कितना फैला हुआ था, कितना व्यापक और अपने समय से कितना आगे था। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ कुछ विषयों की लिस्ट नहीं थी, ये ज्ञान को देखने का, उसको स्ट्रक्चर करने का एक तरीका था। मतलब समग्र, कई विषयों को एक साथ जोड़ने वाला, और सबसे बड़ी बात व्यवहारिक। मतलब जैसे सिर्फ वेद पुराणी नहीं थे? नहीं, वेद तो थे ही, पर साथ में सोचिए युद्ध की रणनीतियाँ, आयुर्वेद, गणित, राजनीति शास्त्र, सब कुछ एक ही जगह। सब कुछ? हाँ, शायद ये दुनिया के सबसे शुरुआती लिबरल एजुकेशन मॉडलों में से एक था। अच्छा, लिबरल एजुकेशन जैसा? मतलब छात्र चुन सकते थे? बिल्कुल, छात्र अपनी रुचि, अपनी जरूरत के हिसाब से विषय चुन सकते थे। यहाँ जोर किसी कागजी डिग्री पर नहीं था। तो फिर किस पर था? जोर था गुरु के साथ रहकर उनके मार्गदर्शन में किसी विषय में महारत हासिल करने पर, असली समझ, असली कुशलता पर। और ये महारत सिर्फ किताबी नहीं होती होगी फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान सिर्फ सैद्धांतिक नहीं था। देखिए, मुख्य धाराएं क्या थीं? एक तो वैदिक और दार्शनिक अध्ययन, इसमें चारों वेद आ गए, उपनिषद आ गए, अलग अलग दर्शन जैसे न्याय या वेदांत। हाँ, दर्शन शास्त्र। फिर व्याकरण, और व्याकरण का मतलब पाणिनि की अष्टाध्यायी, वो तो खैर मानक ही बन गई। पाणिनि, हाँ, उनका नाम तो जुड़ा ही है तक्षशिला से। बिल्कुल। फिर राजनीति और शासन कला, जिसके लिए चाणक्य का अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था। चाणक्य भी वहीं से थे? हाँ। फिर आयुर्वेद और चिकित्सा, जिसमें चरक जैसे महान आचार्यों के सिद्धांत थे। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी तक सिखाई जाती थी। सर्जरी भी उस जमाने में थी। इसके अलावा सैन्य विज्ञान, धनुर्विद्या, गणित जिसमें ज्यामिति वगैरह शामिल थी, खगोल विज्ञान, नक्षत्र गणना और ज्योतिष भी। मतलब बहुत कुछ था। बाप रे, ये तो वाकई बहुत व्यापक है। और आपने कहा व्यावहारिक था, तो ये कैसे होता था? मतलब क्लासरूम के बाहर? हाँ बिल्कुल, सीखना मतलब उसे जीना था। जैसे आयुर्वेद के छात्र हैं तो वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे, वो सीधे रोगियों का इलाज भी कर रहे हैं गुरु की देखरेख में। अच्छा, सीधा प्रैक्टिकल। हाँ, राजनीति के छात्र हैं तो वो असली कानूनों पर, शासन के नियमों पर बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। गणित के छात्र हैं तो वो ज्यामिति का इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद जमीन नापने में या किसी और काम में। कमाल है। तो फिर परीक्षाएं कैसे होती होंगी? अगर डिग्री नहीं तो मूल्यांकन का तरीका क्या था? ये भी बहुत अलग था। कोई आज की तरह लिखित परीक्षा नहीं होती थी। अच्छा, फिर? मूल्यांकन लगातार चलता रहता था। मौखिक समीक्षा, गुरु के साथ चर्चा, पुनरावृत्ति, चिंतन मनन। मतलब गुरु देखते थे कि शिष्य कितना समझा है, कितना उसे व्यवहार में उतार पा रहा है। बिल्कुल, गुरु और शिष्य के बीच का वो जो सीधा संवाद था ना, वही ज्ञान को परखने का मुख्य तरीका था। ये भी बहुत दिलचस्प है कि शिक्षा बहुत व्यक्तिगत होती होगी फिर, हर छात्र के लिए अलग। हाँ, काफी हद तक। हर छात्र का रास्ता उसकी जरूरत और लक्ष्य के हिसाब से तय होता था। जैसे मान लीजिए किसी को राजा का सलाहकार बनना है तो वो कूटनीति और अर्थशास्त्र पर ज्यादा ध्यान देगा, है ना? हाँ। किसी को वैद्य बनना है तो वो शायद चरक जैसे गुरु के गुरुकुल में आयुर्वेद की गहराइयों में उतरेगा। सही। और जिसे आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, शांति चाहिए, वो वेदांत या न्याय दर्शन जैसे विषयों का अध्ययन करेगा। मतलब पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड एजुकेशन। हाँ, कह सकते हैं। और इसका बड़ा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं था, उद्देश्य था स्वधर्म की पहचान। स्वधर्म मतलब अपना कर्तव्य, अपनी प्रकृति। हाँ, अपनी असली क्षमता, अपना कर्तव्य समझना, और फिर उस ज्ञान का इस्तेमाल समाज की सेवा में करना। ज्ञान को व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी से जोड़ा गया था। अच्छा, तो ये जो विशेषज्ञ गुरु थे जैसे पाणिनि, चाणक्य, चरक, इनके अपने अपने गुरुकुल एक तरह से सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बन गए होंगे। बिल्कुल सही। हर विषय का एक विशेषज्ञ गुरु होता था, और उनका आश्रम या गुरुकुल उस विषय के लिए उत्कृष्टता का केंद्र बन जाता था। जैसे आपने नाम लिए, पाणिनि का गुरुकुल व्याकरण के लिए मशहूर था, चाणक्य का राजनीति के लिए, चरक का चिकित्सा के लिए। और इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली होगी।
बहुत दूर तक। सिर्फ भारत में ही नहीं, इनकी ख्याति एशिया और शायद उससे भी आगे थी। तभी तो यहाँ सिर्फ मतलब मगध या काशी से ही नहीं बल्कि बाहर से भी छात्र आते थे। हाँ बिल्कुल, श्रीलंका से, चीन से, मध्य एशिया में बैक्ट्रिया जो आज का अफगानिस्तान है वहां से, और कुछ स्रोतों के अनुसार तो ग्रीस तक से छात्र यहाँ ज्ञान पाने आते थे। ग्रीस से भी? ये तो वाकई वैश्विक केंद्र था। हाँ, और सिर्फ छात्र ही नहीं, बौद्ध भिक्षु और व्यापारी भी यहाँ सीखने आते थे। अच्छा। और बाद में यही लोग थे जो भारतीय ज्ञान, दर्शन, विज्ञान को दुनिया के दूसरे कोनों तक ले गए। तो ये ज्ञान के वैश्विक प्रसार का भी एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। तो कुल मिलाकर देखें तो तक्षशिला सिर्फ किताबी कीड़े नहीं बना रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ऐसे लोग तैयार कर रही थी जो दार्शनिक भी हों और राजा या सलाहकार भी, जो तन का इलाज भी जाने और मन का भी, और जो अपनी सभ्यता के संरक्षक भी हों। आपने बिल्कुल सही समझा, यही सार था। यहाँ ज्ञान को जिम्मेदारी से अलग नहीं देखा जाता था। ज्ञान यानी ज्ञान जो है वो धर्म यानी सही आचरण, कर्तव्य, जिम्मेदारी के साथ जुड़ा हुआ था। ज्ञान और धर्म साथ साथ। हाँ, ज्ञान पाने का अंतिम लक्ष्य सिर्फ अपनी उन्नति नहीं थी बल्कि समाज का कल्याण भी था। ये एक नैतिक जिम्मेदारी थी। तो तक्षशिला का पाठ्यक्रम ये सिर्फ विषयों की एक लिस्ट नहीं थी, ये तो जीवन जीने का, सोचने का, समाज में अपना योगदान देने का एक पूरा तरीका सिखाता था। बिल्कुल, ज्ञान और जिम्मेदारी का एक अनूठा संगम था ये। और ये सोचने पर मजबूर करता है हाँ, कि जब ज्ञान को इस तरह कर्तव्य और व्यवहारिकता से जोड़ा जाता है, हाँ, तो उसका सीखने वाले पर और समाज पर कैसा गहरा असर पड़ता होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आज भी विचार किया जा सकता है। तक्षशिला के इसी माहौल ने, इसी पाठ्यक्रम ने भारत के कुछ महानतम मस्तिष्कों को जन्म दिया। लेकिन वो कौन थे, उनका क्या योगदान था? अगली कड़ी में हम उन्हीं महान शिक्षकों और उनके शिष्यों से मिलेंगे जिन्होंने इतिहास की दिशा बदली। पाणिनि, चाणक्य, चरक और भी कई। हाँ, उनकी कहानियां भी बहुत दिलचस्प होंगी।